तो फिल्म की शुरुआत में हम हेनरी से मिलते हैं, जिसकी लाइफ काफी सिंपल है, सिर्फ जॉब से घर तक। उसकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था और इस चीज की शिकायत उसकी वाइफ भी उससे करती है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान दरवाजा नॉक होता है और हेनरी जाकर देखता है कि बाहर उसका दोस्त एडी आया था, अपने दूसरे दोस्त को लेकर, जो काफी बीमार था। हेनरी की वाइफ उसे घर के अंदर बुलाकर दवाई देती है और एडी परेशान होकर हेनरी से कहता है, यार आज फुटबॉल मैच था हमारा, अब हम पता नहीं कैसे खेलेंगे। एडी बेचारे थके हुए हेनरी को अपनी टीम का हिस्सा बनने के लिए पता नहीं कैसे पर मना लेता है और ये लोग निकल पड़ते हैं। गाड़ी में और भी लोग थे जिन्हें हेनरी नहीं जानता था। एडी ने हेनरी को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया और रास्ते में आने वाले बैंक पर रुकवा कर कहा, रुको मैं कुछ कैश निकलवा कर आता हूँ और तुम गाड़ी ऑन ही रखना। इन लोगों ने मास्क पहन लिए थे। हेनरी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इनके इरादे क्या हैं। बेचारा कार में बैठा अभी यही चेक करके कंफ्यूज हो ही रहा था कि ये गाड़ी चोरी की लग रही है कि पीछे से एडी और उसके साथ ही पूरा बैंक भी लूट आए। हेनरी बेचारे को तो पता भी नहीं चला कि वो उससे बेवकूफ बनाकर उससे क्राइम करवा गए हैं, अपना ड्राइवर बनाकर। जब पुलिस उनके पीछे पड़ी तो खुद वो लोग भाग गए और गार्ड ने आकर हेनरी को पकड़ लिया, जिसने उन जैसी शर्ट पहनी हुई थी और वो इस टाइम चोरी की गाड़ी में बैठा था। वो बेचारा बिना कसूर के पकड़ा गया। अब पुलिस पीछे पड़ी थी उसके। हेनरी, जिसे एडी के अलावा किसी का नाम तक नहीं पता था, प्लान का तो दूर की बात, वो पुलिस को कुछ नहीं बता पाता। और एडी के साथ तो उसकी दोस्ती थी। दोस्ती के रूल्स को फॉलो करते हुए उसने एडी का नाम पुलिस के सामने लिया ही नहीं और ऐसे उसी को 3 साल की सजा हो गई। जेल के अंदर हेनरी की मुलाकात होती है मैक्स नामी एक बूढ़े आदमी से, जो उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव रखता है। मैक्स हेनरी से काफी बातें करता था। एक दिन वो उससे कहता है, देखो यहाँ जितने भी कैदी आए हैं उनके भी कुछ ख्वाब थे जो उन्हें पूरे करने थे, पर बदकिस्मती उन्हें यहाँ ले आई। वो हेनरी से पूछता है, तुम्हारा क्या ख्वाब है? तो हेनरी ने बहुत सोच कर जवाब दिया, मेरा तो कोई ख्वाब ही नहीं। इस बात पर मैक्स गुस्सा हो गया और बोला, कैसी लाइफ है तुम्हारी, बिना ख्वाब बिना मोटिवेशन के। हेनरी, जिसने खुद के बारे में कभी इतना सोचा ही नहीं था, वो खामोश हो गया। दिन गुजरते रहे और 6 महीने का वक्त गुजर गया। एक दिन हेनरी की वाइफ हेनरी से मिलने के लिए आई और उसने हेनरी को बताया कि उसे कोई और पसंद आ गया है। हेनरी को बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला और अपनी वाइफ से कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो कर सकते हो, मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी खुशी मैटर करती है। उसने अपना एक बार भी नहीं सोचा और अपनी वाइफ को आजाद कर दिया। दूसरी तरफ मैक्स से लोग सवाल करते हैं कि तुम अपने रिलीजिंग इंटरव्यू में पुलिस को क्या बताते हो कि तुम बाहर ही नहीं जाते? तो मैक्स हंसते हुए कहता है, वो जब मुझसे पूछते हैं कि बाहर जाकर तुम क्या करोगे, तो मैं उनसे कहता हूँ, तुम्हें घर जला दूंगा, स्ट्रीट डॉग्स को मार दूंगा और तबाही मचा दूंगा। इस वजह से वो मुझे दोबारा ही जेल में डाल देते हैं। सब उसकी बात पर हंसने लग जाते हैं। तो मैक्स बताता है कि असल में मैं यहाँ से निकलना ही नहीं चाहता, क्योंकि यही मेरा घर है। खैर वक्त गुजरता है और हेनरी की सजा वक्त से पहले खत्म कर दी जाती है, क्योंकि वो बहुत शरीफ था। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी उसकी तारीफ करता था। उसने जेल में भी इज्जत से अपना टाइम गुजारा था। पर मैक्स ने उससे कहा, यहाँ चाहे जितना भी शरीफ बनकर रह लो, लेकिन जब जेल से बाहर निकलोगे तो दुनिया तुम्हें क्रिमिनल ही समझेगी और क्रिमिनल से ज्यादा कुछ नहीं। उस टाइम तुम्हें समझ आएगी कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। जेल से निकलते हुए भी हेनरी को मैक्स की ये बात याद थी। वो सबसे पहले अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है, वहाँ अपना सामान लेने के लिए, और उसे पता चलता है कि एडी का वो दोस्त जो बीमार होकर मूवी के स्टार्ट में उसके घर आया था, उसकी वाइफ ने उसी से शादी कर ली थी और अब वो प्रेग्नेंट भी थी। ये लड़का एडी का शुक्रिया करता है क्योंकि एडी ने पुलिस के सामने उसका नाम नहीं लिया था, हालांकि वो भी प्लान में शामिल था, और उसके इस एहसान के बदले वो उसे बिजनेस में एक अच्छी डील भी ऑफर करता है। लेकिन हेनरी उसका सिर्फ शुक्रिया करके यहाँ से चला जाता है। खैर अब काफी टाइम बाद वो उसी बैंक के सामने खड़ा था जिस बैंक ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। वो कुछ सोच ही रहा था कि एकदम से एक कार ने आकर उसे हिट कर दिया। पता चलता है कि इस कार के अंदर जूली नाम की एक लड़की थी जो इस तरह हेनरी के गिरने की वजह से परेशान हो गई थी। इस टाइम बैंक का गार्ड आकर हेनरी को सहारा देता है और वो उसे पास के कैफे में ले जाता है। गार्ड ने उसे पहचान लिया था। गार्ड ने उससे पूछा, भाई कि तुम वापस आ गए? तो हेनरी ने बताया कि मेरी सजा खत्म कर दी गई है। यहाँ पर वो जूली से पूछता है, पता नहीं क्यों पर मुझे आप देखी देखी लग रही है। जूली उसकी बात का कुछ खास जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हेनरी यहाँ के वॉशरूम में जाता है। इस वॉशरूम के अंदर एक न्यूज़पेपर की कटिंग लगी हुई थी, काफी पुरानी, जिसमें एक बैंक रॉबरी की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में प्रॉपर बैंक का नक्शा दिखाते हुए एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह एक आदमी ने बैंक की बैक साइड पर लगने वाली टनल के जरिए बैंक के लॉकर रूम में घुसकर बैंक लूटा था। ये टनल बैंक के दूसरी तरफ एक थिएटर में खुलती थी। हेनरी के दिमाग में एक खिचड़ी पकना शुरू हो जाती है और वो अगले दिन जाकर मैक्स से जेल में मिलता है। वो एक्साइटेड होकर उसे बताता है, मुझे मेरा ख्वाब मिल गया है। वो उसे कहता है, मुझे बैंक लूटा है, अगर मैं बैंक लूटने के लिए बदनाम हो ही चुका हूँ तो क्यों ना मैं ये जुर्म कर भी लूं। मैक्स हेनरी की बातों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? तो हेनरी कहता है, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है और मैं इस प्लान में आपको शामिल करना चाहता हूँ। अगले सीन में हम हेनरी को थिएटर में देखते हैं, जहाँ वो बैंक से जुड़ने वाली टनल का पता करने गया था और वहाँ उसे एक और मर्तबा जूली दिख जाती है जो अपने प्ले के लिए रिहर्सल कर रही थी। इसीलिए डायरेक्टर उसे डांट भी देते हैं। जूली अपने बुरे मूड को ठीक करने के लिए यहाँ से चली जाती है एक कैफे में, जहाँ उसके पीछे हेनरी भी आ जाता है। ये लोग एक साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। हेनरी जूली का मूड ठीक करने के लिए उसकी एक्टिंग की तारीफ करता है और जूली भी उसका शुक्रिया करती है क्योंकि उसने एक्सीडेंट की रिपोर्ट नहीं की थी। जबकि दूसरी तरफ मैक्स जेल में पेरोल के लिए अप्लाई कर देता है, सिर्फ हेनरी के लिए।
और एक आध दिन बाद जेल से निकल भी आता है। मैक्स को हेनरी खुद लेने के लिए आया था, वो भी बिना किसी कार या टैक्सी के। तो मैक्स परेशान होकर उससे कहता है, गुर्बत की और मुश्किल की जिंदगी जीने के लिए जेल से नहीं निकला मैं, बता दो अगर ऐसा ही सब कुछ करना है तो मैं जेल में वापस चला जाता हूँ। खाना पानी दोस्त सब मुफ्त मिलता है वहाँ पर। हेनरी उसे मनाते हुए उस कैफे में ले आता है जिसके वॉशरूम में उसे बैंक का नक्शा दिखा था। मैक्स उसे बताता है कि हमें सबसे पहले ये कंफर्म करने की जरूरत है कि अब तक वो टनल वहीं पे है या कहीं और है। ये पता करने के लिए ये दोनों बैंक में चले जाते हैं और बातों ही बातों में मैक्स बड़ी होशियारी से बैंक के ही एक एम्प्लॉय के जरिए ये पता चलवा लेता है कि उस टनल को वहां से कभी बंद नहीं किया गया। और यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली ये थी कि बैंक का गार्ड हमेशा से हेनरी के ऊपर नजर रखे हुए था। जिसके बाद ये दोबारा टनल को देखने के लिए थिएटर के अंदर चले जाते हैं और थिएटर में जूली एक और मरतबा हेनरी को देखकर चौंक जाती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? और यहाँ हेनरी को मैक्स आकर बचाता है और कहता है, अरे नहीं, मैं भी पहले एक थिएटर आर्टिस्ट हुआ करता था और शेक्सपियर के बहुत से प्लेस पर एक्ट किया है मैंने। इस थिएटर से मेरी काफी यादें जुड़ी है, मैं बस इसी को विजिट करने आया था। जूली उनकी बात मान जाती है और इस थिएटर को विजिट करवाने के लिए वो अपने असिस्टेंट को भी उनके साथ भेज देती है। मैक्स जूली के असिस्टेंट के साथ ये थिएटर देखने के लिए चला जाता है और यहाँ पर हेनरी और जूली बात करने लगते हैं। जूली हेनरी से पूछती है कि तुम आजकल क्या करते हो? तो हेनरी बिना झूठ बोले उसे ये बता देता है कि मैं अभी अभी जेल से निकला हूँ। जूली ने पूछा, क्या तुमने मर्डर किया है? हेनरी कहता है, नहीं, लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। यहाँ हम देखते हैं कि मैक्स को पता चल गया था कि वो टनल थिएटर के ग्रीन रूम के साथ जुड़ी हुई है और इन्हें उस टनल को खोदने के लिए उस ग्रीन रूम को सिक्योर करना था। लेकिन ऐसा कोई प्लान हेनरी के पास था ही नहीं। मैक्स जब ये सारा प्लान डिस्कस कर रहा था तो तब हेनरी को बस एक ही चीज की फिक्र थी कि वो दिख कैसा रहा है, क्योंकि आज वो जा रहा था जूली के साथ डिनर करने के लिए। मैक्स हंसते हुए कहता है, तुम वैसे ही लग रहे हो जैसे हमेशा लगते हो। डिनर करते हुए जूली बताती है कि मैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। और जब वो हेनरी से उसका ख्वाब पूछती है तो हेनरी बिना डरे उसे साफ साफ बता देता है कि उसका ख्वाब है बैंक को लूटने का। जूली शॉक हो जाती है और उससे पूछती है, ऐसा क्यों? तो आज हेनरी उसे सारी कहानी सुनाता है, किस तरह वो मासूम होकर भी जेल में गया था और उसने अपने दोस्तों की किए की सजा काटी। और अब क्योंकि वो एक बैंक रॉबर के नाम से मशहूर हो ही गया है तो उसने सोचा है कि क्यों ना असल में ही बैंक रॉब किया जाए। जूली उसके इरादों पर और उसकी पर्सनालिटी दोनों पर ही शौक थी। एक तरफ उसने इतने खतरनाक इरादे रखे हुए थे और दूसरी तरफ उसकी इतनी सॉफ्ट पर्सनालिटी थी कि उसने जूली को सब कुछ सच सच बता दिया था। जूली को उसकी ये ऑनेस्टी बहुत पसंद आती है। रात ये साथ ही गुजारते हैं और सुबह होते ही हेनरी जूली को लेकर मैक्स के घर पर आ जाता है। जहाँ मैक्स उसके आते ही वॉशरूम से निकलते हुए ही उसे अपना बनाया प्लान एक्सप्लेन करने लगा था कि किस तरह ये लोग बैंक में घुसेंगे। लेकिन बाहर निकलते ही एकदम से जूली को देखकर वो शॉक हो जाता है। तो हेनरी उससे कहता है, मैक्स बता दो सारी बातें, जूली को सब कुछ पहले से ही पता है। मैक्स को इस बात पे थोड़ा गुस्सा भी आया था कि किस तरह उसने इतनी सीक्रेट बात किसी और को यानी जूली को बता दी थी। खैर जूली ने मशवरा देती है कि आप लोगों को उस टनल के करीब रहने के लिए थिएटर में रोज आना जरूरी है, तो आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, वहाँ पे ऑडिशंस रख लें। पर मैक्स कहता है, नहीं, हमें जो कमरा चाहिए वो तुम्हारे प्ले के हीरो का ग्रीन रूम है। इसलिए मैक्स एक प्लान करता है और अगले दिन हेनरी को लेकर उस थिएटर के अंदर जाता है, जहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि सभी लोग पहले से काफी परेशान थे क्योंकि प्ले का मेन एक्टर यानी हीरो प्ले से भाग चुका था क्योंकि उसे कहीं और से अच्छी ऑफर मिल रही थी। ऐसे टाइम में मैक्स हेनरी को एक्टिंग करने को कहता है, जिससे एक्टिंग आती भी रही थी, पर मैक्स के प्रेशर में वो भी यहाँ पर ऑडिशंस देने लग जाता है और उसकी एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए ये लोग उसे एज हीरो रख भी लेते हैं। बाद में पता चलता है कि असल में ये सारा प्लान मैक्स का ही बनाया हुआ था। मैक्स ने ही उस हीरो को कहीं और से दूसरी ऑफर दिलवाकर यहाँ से भगाया था और ये बात जानकर जूली को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। खैर अब इस तरह करके इन्हें ग्रीन रूम तक एक्सेस तो मिल गई थी, लेकिन थोड़े ही दिन काम करने के बाद इन्हें ये बात मालूम हो जाती है कि इस टनल को अकेले खोदना इन दोनों की बस की बात नहीं है। इसीलिए ये लोग जाकर जॉ से मिलते हैं, हेनरी की एक्स वाइफ के हस्बैंड से, जो पहले भी एडी के साथ रॉबरी में शामिल था। जॉन से कहता है, इतना काम झाम क्यों करना, एक गन उठाओ, जाओ और जाकर रॉबरी कर लो। तो हेनरी उससे कहता है, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। खैर ये लोग अपने बैंक लूटने के प्लान पर भी साथ साथ काम करते रहते हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हेनरी का एक्टिंग में भी इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए नहीं कि उसे पैसे चाहिए थे या उसे थिएटर में रहना था, बल्कि इसलिए कि उसे अपनी लाइफ चेंज करनी थी और उसे अब एक्टिंग में और जूली के साथ रहने में मजा आ रहा था। एक दिन हम देखते हैं कि ये तीनों काफी रात तक खुदाई करने के बाद थिएटर से निकल ही रहे होते हैं कि पीछे से इन्हें बैंक का गार्ड पकड़ लेता है। वो इन्हें रोकता है और उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। हेनरी को देखते हुए कहता है वो, मुझे याद है तुम ही उन लुटेरों के साथ थे जब लुटेरों ने बैंक लूटा था और इस मर्तबा मैं कुछ उल्टा नहीं होने दूंगा। ये सब लोग डर जाते हैं और उस गार्ड से पूछते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो। गार्ड उससे कहता है, गाड़ी चलाते रहो। एक सुनसान जगह पर गार्ड गाड़ी रुकवा कर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बैंक लूटना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर ये सब शौक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, ऐसा क्यों? तो गार्ड बताता है कि मैंने इस बैंक में 30 साल सर्विस की है। कुछ अर्सा पहले मेरी वाइफ बीमार हो गई थी, मैंने जब बैंक से हेल्प मांगी तो उन्होंने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया, मुझे इंश्योरेंस के पैसे नहीं दिए और इस तरह मेरी वाइफ मर गई। 1 महीने बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ
और मैं बैंक से अपना बदला लेना चाहता हूँ। वो इनके प्लान को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर देता है, वो डेट और टाइम बताते हुए जिस दिन बैंक के अंदर कैश आता है। जो बात सबको जोश में लेकर आई थी, वो गार्ड ने ये बताई थी कि उस दिन बैंक में तकरीबन 100 करोड़ डॉलर्स का कैश होता है। मैंने तुम्हें टाइम बता दिया है, इसके अलावा अगर तुम कभी लूट करोगे तो मैं तुम्हें फूल ही समझूंगा। गार्ड उनसे कहता है कि मैं बैंक के अंदर से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कैमरा को डिसेबल करने में, ताकि तुम लोग बाद में पकड़े भी ना जाओ। खैर, अब अगला दिन आ जाता है और थिएटर के अंदर हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर आज भी जूली की परफॉर्मेंस से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था। वो जूली से कहता है, तुम ये प्यार भरा एक्ट कर ही नहीं सकती क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं है। तुम्हारा दिल टूटा होता तो तुम्हारे अंदर ये इमोशंस जागते, और जब तक तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा तुम एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन सकती। जूली का दिल टूट जाता है और वो अपने रूम में जाकर रोने लग जाती है, जहाँ पर हेनरी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। जूली से बताती है, हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ और उसके लिए मैं मेहनत भी कर रही हूँ। यहाँ हेनरी उसके करीब आकर कहता है, तुम नहीं जानती, तुम किसी से प्यार करती हो लेकिन तुम्हें अभी पता ही नहीं है, तुम उससे इजहार नहीं कर पाई बस, और देखना जिस दिन तुम्हें ये बात खुद पता चल गई उस दिन तुम अच्छी एक्ट्रेस बन जाओगे। खैर, अब रात हो जाती है और हम हेनरी को मैक्स के घर पर देखते हैं, जहाँ पर ये लोग अपना फाइनल प्लान डिस्कस कर रहे थे। काफी सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और वो दिन करीब ही था जिस दिन इन्होंने बैंक को लूटना था। ये लोग बातें कर रहे थे कि इतने में इनका दरवाजा नॉक होता है और देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो के साथ साथ एडी भी आया था, जिसने मूवी के स्टार्ट में हेनरी को फंसाया था। वो बड़े ही बॉसी एटीट्यूड में आकर इनसे कहता है, मुझे तुम्हारा सारा प्लान पता है और अब मैं इस प्लान का हिस्सा हूँ। मैक्स गुस्से में उठकर बोलता है, अरे बेवकूफ, तुम हो कौन? तो एडी भी गुस्से में कहता है, आवाज नीचे रखो, मैंने कहा ना कि अब मैं इस प्लान का हिस्सा हूँ और मुझे सब पता है। उससे में मैक्स एडी को एक थप्पड़ मार देता है और इससे पहले कि इनकी लड़ाई आगे बढ़ जाती, हेनरी दरमियान में आकर इस सारी लड़ाई को रुकवा देता है। खैर, अब अगले दिन ये लोग थिएटर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जिस प्ले की रिहर्सल ये लोग कर रहे थे वो भी उसी दिन था जिस दिन इन्होंने लूट का प्लान किया हुआ था। यहाँ टनल के अंदर से जहाँ से लोग मिट्टी निकाल रहे थे, यहाँ आकर हेनरी मैक्स से कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर पाऊंगा, मैं जूली को छोड़कर जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं सच में जूली से प्यार करने लगा हूँ। ये बातें सुनते ही मैक्स को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैक्स उसे झंझोड़ देता है और कहता है, अपनी इसी बकवास के लिए तुम मुझे जेल से बाहर निकाल कर लाए थे, अच्छी खासी मेरी जिंदगी चल रही थी वहाँ। वो बताता है कि मैंने सारी जिंदगी जेल में काट दी ऊट पटांग के इल्जामों में, और अब मैं जाकर जब एक असली क्राइम करने लगा हूँ तो तुम मुझे रोक रहे हो। हेनरी जान गया था कि जितने लोगों को उसने इस प्लान में शामिल कर लिया है, अब वो इस प्लान से पीछे तो नहीं हट सकता, इसलिए वो जूली के सामने जाकर ये बात कन्फेस कर लेता है कि जिस दिन उनका ओपनिंग शो है उसी दिन वो लोग बैंक रॉबरी करेंगे और फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से चला जाएगा। वो तो जूली को भी अपने साथ चलने को कह रहा था, पर जूली जिसका सारा करके ही एक्टिंग था, वो अपना प्ले छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ये बातें सुनकर जूली बिल्कुल फट जाती है और बोलती है, अगर तुम्हें जाना ही था और मुझे धोखा देना ही था तो तुमने मुझसे प्यार के वादे क्यों किए? तुमने बस मेरा इस्तेमाल किया थिएटर के अंदर जाने के लिए। हाँ, मेरी ही गलती है, ये मेरी ही गलती है कि मैंने तुम जैसे चोर के ऊपर एतबार कर लिया। जूली बिल्कुल टूट चुकी थी और हेनरी ये सारी बातें सुनकर यहाँ से जा चुका था। फाइनली अब वो दिन भी आ गया था जब इन्हें अपना प्लान कंप्लीट करना था। उसी दिन प्ले की भी सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाती हैं और दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ बैंक में कैश का वो ट्रक भी आ गया था। हम देखते हैं कि हेनरी पूरी तरह तैयार होकर प्ले के लिए आया हुआ था। वो बहुत जबरदस्त प्ले परफॉर्म करता है और साथ साथ जब जब टनल के अंदर उसकी जरूरत पड़ती थी वो वहाँ जाकर लूट में मदद भी करता था। हम देखते हैं कि एडी एक वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए टनल की लोहे की दीवार को काट चुका था। गार्ड ने पहले ही यहाँ के सीसीटीवी कैमरास और अलार्म्स को डिसेबल कर दिया था। ये लोग अब आराम से लॉकर रूम के अंदर थे, जहाँ से इन्होंने सारा कैश अपने बैग्स में पैक कर लिया और नीचे फेंक दिया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन एंड पॉइंट पर आकर एडी ने इन सबको धोखा दे दिया। थिएटर रूम में आने के बाद एडी मैक्स के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि ये सारा पैसा मुझे दे दो। मैक्स इस टाइम हक्का बक्का खड़ा था कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर एडी जो से कहता है, तुम ये सारा कैश उठाओ और मेरी गाड़ी में जाकर रखो। इसी टाइम पर यहाँ हेनरी भी आ जाता है। इससे पहले कि वो यहाँ पे कोई सिचुएशन समझ पाता, मैक्स मौके का फायदा उठाते हुए एडी के ऊपर हमला कर देता है और उसे खूब मारता है। हेनरी जो उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था वो भी बेचारा मैक्स के धक्का देने पर दूर हो जाता है। एडी की गन भी अब मैक्स के हाथों में आ चुकी थी। एडी जब उससे अपनी गन वापस लेने की कोशिश करता है तो गलती से ये गन चल जाती है और हेनरी की टांग पर गोली लग जाती है। गोली लगा होने के बावजूद भी वो स्टेज पर वापस गया था क्योंकि उसे यहाँ से भागना नहीं था बिना जूली के। उसे एहसास था कि वो जूली के बगैर नहीं रह सकता। जूली हेनरी से कहती है कि तुम्हारा तो खून निकल रहा है। हेनरी कहता है, इसे छोड़ो, बस मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मेरे लिए अगर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो तुम हो। जूली हैरान होकर ये सब कुछ सुन रही थी क्योंकि वो जानती थी एडी ये प्ले के लिए नहीं कह रहा, वो ये सब कुछ सच में कह रहा है। ये सब कुछ इतना नेचुरल, इतना अच्छा था कि थिएटर में तालियों का शोर गूंज उठा। डायरेक्टर ने भी लाइट्स डिम कर दी और जूली को इस सब का रिस्पॉन्ड करने को कहा। जूली यहाँ पर कुछ बोलती नहीं, लेकिन अपने एक्सप्रेशन से हेनरी को हाँ बोल देती है। फाइनली हेनरी को उसकी लाइफ पार्टनर जूली मिल चुकी थी और रॉब के पैसे उसे कुछ दिन बाद मैक्स दे के ही जाने वाला था। और बस इसी सब को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।